हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को। 4 फरवरी के सभी करंट अफेयर यहां पर हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, एंड तक सेशन में बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। पीडीएफ और मॉक टेस्ट डेली करंट अफेयर का आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए, वहां पर आपके लिए दोनों अवेलेबल है। चलिए, आज के करंट अफेयर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला भारतीय राज्य बना है गुजरात राज्य। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि गुजरात 2025 में सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर स्टेट बना है। अगर देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी क्या, तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी है, आपको पता होना चाहिए। 2025 में दिसंबर के लास्ट तक गुजरात ने ऑलमोस्ट 42 गीगावाट प्रोड्यूस किया है रिन्यूएबल एनर्जी का, और इंडिया में सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी रही है गुजरात राज्य की। अगर पूरे इंडिया में 100% रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की गई 2025 में, तो उसमें से अकेले 16.5% गुजरात राज्य ने प्रोड्यूस की है। अब यहां पर भी अगर हम सेपरेट करते हैं, पहले बात करते हैं सोलर एनर्जी की, तो गुजरात की सोलर एनर्जी कैपेसिटी रही है 25,529 मेगावाट की। आपको पता है, जो गुजरात में घर की छतों पर सोलर पैनल लगे, इंडिया में सोलर पैनल से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसमें से 25% अकेले गुजरात से आती है। यहां पर रूफटॉप सोलर पैनल की बात हो रही है, तो अकेले 25% गुजरात राज्य में प्रोड्यूस की जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग है। 6,412 मेगावाट रूफटॉप सोलर सिस्टम से गुजरात एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। यहां पर वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्क खवादा में देखने को मिलता है गुजरात में, गुजरात के कच्छ में। 30 गीगावाट से अधिक क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड विंड और सोलर एनर्जी दोनों ही इसमें शामिल की जाती है। हाइब्रिड मतलब सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों की कैपेसिटी को यह प्राप्त करता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है ये। कितना? 30 गीगावाट इसकी कैपेसिटी है। इसके अलावा अगर हम क्षेत्रफल देखें तो 72,600 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। पेरिस शहर के आकार से भी यह बड़ा है अगर हम कंपेयर करें तो। इसके अलावा गुजरात में विंड एनर्जी की बात करते हैं तो 14,820 मेगावाट ऑलमोस्ट विंड एनर्जी कैपेसिटी है गुजरात की। विंड एनर्जी के मामले में कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में सबसे आगे है। ऑल ओवर की बात की जाएगी तो इंडिया में सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी किस राज्य की है? क्वेश्चन हमारा ये है, तो ये गुजरात राज्य की है। डन। सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मासिक धर्म स्वास्थ्य किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो यहां पर बात की जा रही है मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वर्डिक्ट दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य ये महिलाओं का मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। ओके, जीने के लिए जरूरी है। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, जीने की स्वतंत्रता की बात करता है। तो यह मुद्दा काफी समय से सुप्रीम कोर्ट में था। वैसे देखिए, ऐसे काफी सारे अधिकार हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर आर्टिकल 21 में शामिल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू प्राइवेसी, यह आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शामिल किया गया था। क्योंकि देखिए क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो संविधान का संरक्षक है ना, संविधान का संरक्षक है, और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो कौन सा राइट किस आर्टिकल के तहत है, ये समय समय पर, अगर संविधान में नहीं लिखा है तो ये समय समय पर इसकी व्याख्या करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लोथ्स, राइट टू वाटर, फ्रेश एयर, राइट टू फूड, ये सारे जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 में ही समय समय पर इंक्लूड किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग डिसीजन में। इसी तरीके से मेंस्ट्रुअल हेल्थ की जब बात होती है तो इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आर्टिकल 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भारत में सभी स्कूल्स में 6th से लेकर जो 12th तक की जो छात्राएं हैं उनके लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी
बनाई जाएगी और इसे पूरे भारत के स्कूल्स में लागू किया जाना अनिवार्य किया जाएगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेन आर्टिकल पे फोकस किया है। 3 मेन आर्टिकल पर फोकस करके इस अधिकार को 3 मेन आर्टिकल के जरिए समझाया है और 3 मेन आर्टिकल्स में डाला है। सबसे पहला तो आर्टिकल 21 ही हो गया। मेंस्ट्रुअल हेल्थ अब सिर्फ एक मेडिकल मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सम्मान से जीने का अधिकार है महिलाओं के लिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 के तहत। इसके अलावा ये जो राइट है आर्टिकल 14 को भी प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राइट टू इक्विलिटी। क्या होता है कि अगर किसी भी स्कूल में सैनिटरी प्रोडक्ट्स की कमी है, गर्ल्स को नहीं मिल पा रहा है, तो इससे क्या होता है, जो गर्ल्स है ना, बॉयज के बराबर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकती। काफी पेन होता है, काफी फिजिकल प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में जरूरी है कि महिलाओं की हेल्थ पर ध्यान दिया जाए ताकि आर्टिकल 14 को भी प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा एक और आर्टिकल जोड़ा गया है, आर्टिकल 21A, ये राइट टू एजुकेशन। अब महिलाएं अगर पढ़ नहीं पाएगी, जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, अगर पढ़ नहीं पाएगी, बेसिक हाइजीन उनको नहीं मिलेगा, तो वो स्कूल छोड़ देगी, ड्रॉप आउट हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 21A का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसके तहत भी इसे राइट माना गया है। तो 3 आर्टिकल को इंपॉर्टेंट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया हर स्कूल में लड़कियों के लिए अलग से क्लीन टॉयलेट्स होंगे, फ्रेश सैनिटरी नैपकिन्स होना चाहिए और पैड वेंडिंग मशीन होना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर स्कूल्स में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाने चाहिए, स्पेशली बॉयज और मेल टीचर्स के लिए, कि उनको पता रहे कि महिलाओं के लिए कितना जरूरी है और इन पर कैसे इनके प्रति जागरूकता लाई जाए, इन सभी के लिए काम किया जाना चाहिए। तो यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे हर साल मनाया जाता है 4 फरवरी को। यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है। पूरे वर्ल्ड में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को इसके प्रति अवेयर करने के लिए और इससे होने वाली जो डेथ है उनको कम करने के उद्देश्य से 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। इसकी थीम 2025 से 2027 तक एक जैसी रखी गई है, यूनाइटेड बाय यूनिक। यह थीम रखी गई है 3 सालों की। तो थीम जो है पीपल सेंटर्ड कैंसर केयर पर जोर देती है। तो थीम 3 साल की है, तो याद रखिएगा कैंसर के बारे में कैजुअली आप जानते हैं। जब मानव शरीर में जो सेल्स होती है, कोशिकाएं, वो जब असामान्य रूप से बढ़ने लगती है, वृद्धि करने लगती है, तो ये कैंसर का रूप ले लेती है। कहीं भी किसी भी पार्ट को डैमेज कर सकती है पूरी बॉडी में। और अगर शुरुआती स्टेज में इसका पता चलता है तो इससे इसके लिए पूरे इलाज उपलब्ध है, लेकिन अगर 3rd या 4th स्टेज तक पहुंचते हैं तो उसके बाद इसका इलाज मुश्किल होता है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेथ का एक कारण कैंसर भी माना जाता है। ठीक है, तो इसके प्रति लोगों को अवेयर करना वर्ल्ड कैंसर डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। ठीक है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी की गई। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगरिया। ओके, तो वित्त आयोग का गठन आपको पता होना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है हर 5 साल में, और जरूरत पड़ने पर कभी भी। लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे फाइनेंस कमीशन को। इस तरीके से 16वां फाइनेंस कमीशन अरविंद पनगरिया की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अब इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट किसको सौंपेगा? क्योंकि प्रेसिडेंट ने गठन किया था, तो रिपोर्ट भी यह आयोग किसको सौंपेगा? भारत के प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के थ्रू निर्मला सीतारमन ने हाल ही में, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को पार्लियामेंट में रखा है। अब बहस की जाएगी, पास किया जाएगा। तो 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपी और निर्मला सीतारमन ने उसे संसद के पटल पर रखवाया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगरिया हैं। अच्छा, वित्त आयोग क्या होता है? केंद्र और राज्य के मध्य में, स्टेट और सेंटर के मध्य में टैक्स शेयरिंग के लिए फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है, सिफारिशें देने के लिए, है ना।
वित्त के बंटवारे के लिए, अगर हम शॉर्ट में देखें तो वित्त के बंटवारे के लिए केंद्र और राज्य के मध्य में सिफारिशें देता है केंद्र सरकार को फाइनेंस कमीशन। एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है। सेंटर द्वारा लिए गए टैक्स का कितना परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाए, इन सभी मुद्दों पर केंद्र सरकार को यह सलाह देता है। तो 16वां फाइनेंस कमीशन 2023 के आखिरी में गठित हुआ था, 31 दिसंबर 2023। 5 मेंबर कमीशन है। अरविंद पनगरिया जो कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, वो इस आयोग के अध्यक्ष हैं। 30 नवंबर को रिपोर्ट को सबमिट करने की डेट थी, तो ये संस्था ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। तो 2026 से 2031 तक के लिए 5 सालों के लिए 16वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। अब देखिए इस रिपोर्ट की की पॉइंट्स देखिए कि क्या रिकमेंडेशन दी है इस रिपोर्ट में। तो सारे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मेन जो है उसके बारे में आपको बता देता हूं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो वर्टिकल डिवोल्यूशन है वो राज्य को उसका 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन डिविजिबल पुल का यहां पर समझिएगा, पहले तो सर समझ ही नहीं आया कि वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या है। क्या होता है, केंद्र ने एक टैक्स वसूल लिया है, केंद्र ने जीएसटी और जैसा भी टैक्स है वो वसूल लिया। अब उसमें से राज्यों को हिस्सा देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो राज्यों के भी तो मूल निवासियों से वसूला गया था। इंडिया में सब राज्यों से के ही तो मूल निवासी है जिन्होंने टैक्स भरा है, तो राज्यों में बांटना पड़ेगा। तो जो टैक्स आया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसमें से 41% राज्यों में बांटा जाएगा। कितना परसेंट? 41%। मतलब केंद्र के पास कितना रहेगा? 59%, ठीक है। अब जो 41% राज्यों को दिया जाएगा, वो जो हिस्सा है वो डिविजिबल पुल का 41% दिया जाएगा। सर अब ये क्या है? देखो डिविजिबल पुल क्या होता है, इस वर्ड की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें शामिल होता है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। कुछ अलग अलग टैक्सेस शामिल नहीं होते, जैसे टैक्स कलेक्शन कॉस्ट, सेस, सरचार्ज, इनको शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा एक बकेट है जिसमें जो बाकी टैक्स है, स्पेशली ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, सकल कर राजस्व, डिविजिबल पुल आप इसको मान लो, और इस इनकम का 41% राज्यों को दिया जाएगा, ठीक है। तो 41% राज्यों में बांटेंगे, लेकिन अब हर राज्य को देना पड़ेगा ना। तो अब आता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। तो 41% में से अब राज्यों को बांटा जाएगा। तो कितना? 41% में से जब राज्यों को हिस्सा देने की बात आएगी, तो भाई राज्यों का इस बार थोड़े चेंज किए गए हैं। हर राज्य का जीडीपी में योगदान कितना है ये देखा जाएगा। अब ये नहीं देखा जाएगा कि किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना ज्यादा है, उसके आधार पर नहीं दिया जाएगा। किसी राज्य ने जीडीपी में कितना योगदान दिया है, उस आधार पर वो 41% जो आया है उसका राज्यों में वितरित किया जाएगा। इससे दक्षिण भारतीय राज्यों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि कर्नाटक, तमिलनाडु काफी विकसित सिटीज हैं, महाराष्ट्र जैसी, और इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहता है। तो इनको अब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के आधार पर हिस्सा दिया जाएगा पैसे में से। आई होप समझ पाए होंगे। एक चीज और यहां पर बताई गई है कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में कि पंजाब को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अब नहीं दी जाएगी। पंजाब को औसतन हर साल 4800 करोड़ रुपए का यहां पर नुकसान होने वाला है, क्योंकि 15वें वित्त आयोग में 5 साल में 24,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दिया गया है पंजाब को। यह क्या होता है? देखो, जब किसी राज्य का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है ना, वो रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो जाए, भाई जितना आ नहीं रहा है उतना, उससे ज्यादा तो राज्य का खर्चा है, तो कैसे चलाएगा? तो केंद्र सरकार बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन और वेलफेयर खर्च चलाने में मदद करती है। यही होता है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। लेकिन इस बार ये पंजाब को अब नहीं दिया जाएगा। ये 16वें वित्त आयोग की सिफारिश है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। 5 मेंबर कमेटी है, 5 साल में प्रेसिडेंट के द्वारा इसका गठन किया जाता है। सिंपल। देखिए 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष तो हमको पता चल गया, अरविंद पनगरिया है। रिकमेंडेशन 2026 से 31 तक लागू की जाएगी। लेकिन फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के बारे में भी पूछा जाता है। तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था।
इसके चेयरमैन है केसी नियोगी और 1952 से लेकर 1957 तक इसकी रिकमेंडेशन को लागू किया गया था। जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो 2017 में बना था। इसकी जो रिकमेंडेशन है 2021 से 2026 तक लागू की गई थी और इसके अध्यक्ष थे एन के सिंह। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, 15वें के एन के सिंह और अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगरिया। इजी। तो ये सारी डिटेल यहां पर क्लियर हो जाती है। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए एआई कोर्स अवेलेबल है। देखिए यहां पर जो एआई कोर्स है आपके लिए 50+ एआई आपको यहां पर सीखने को मिलेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर सभी सेक्टर में जो कॉमन आपको एक बोल सकते हैं कि एक कॉमन चीज जो आपको आनी चाहिए वो एआई है ना। एक कॉमन एबिलिटी जो मांगी जाएगी, योग्यता जो मांगी जाएगी वो एआई के बारे में ही है। इसलिए एआई सीखना जरूरी है, हर सेक्टर में ये आपको काम आएगा इन फ्यूचर। इसीलिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए ये आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर आपको फायदा यह है कि 24/7 एक साल तक आपको मेंटरशिप भी यहां पर दी गई है। आपको एक मेंटर दिया जाएगा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उससे आपके सारे डाउट यहां पर पूछ पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप इस एआई कोर्स को ज्वाइन कीजिए। कोई भी आपको हर्डल है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तब तक क्रेफोर्ड प्राइज 2026 से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? यह एक अवार्ड है जिसका नाम है क्रेफोर्ड प्राइज। एक भारतीय मूल के साइंटिस्ट को दिया गया जिनका नाम है वीरभद्रन रामनाथन। भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति है वीरभद्रन रामनाथन, ठीक है ना। तो इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट है, इनको क्रेफोर्ड प्राइज से हाल ही में सम्मानित किया गया। देखिए ये जो अवार्ड है ना रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है, स्वीडन की संस्था है। और इस पुरस्कार को जियो साइंस का नोबेल भी कहा जाता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जहां हम बात करते हैं वीरभद्रन रामनाथन की, तो इन्होंने किस चीज की खोज की है? एक्चुअल में इन्होंने सीएफसी गैस को पहचाना था 1975 में। इन्होंने दुनिया को बताया था, पता है आपको, ये शुरुआत में है ना फ्रिज और रेफ्रिजरेटर को सुधारने का ही काम करते थे। तब इनको पता चला, इन्होंने एक चीज खोजी कि भैया फ्रिज और एसी से निकलने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है वो ओजोन परत को तो नुकसान पहुंचाती है, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी सबसे बड़ी जिम्मेदार गैस के रूप में देखने को मिलती है। तो इस चीज को, इस थ्योरी को आइडेंटिफाई किया था 1975 में वीरभद्रन रामनाथन ने। इसीलिए अब इनको दिया गया है क्रेफोर्ड प्राइज 2026 के लिए। आपको पता है उन्होंने साबित किया था कि सीएफसी का एक मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के हजारों मॉलिक्यूल्स के बराबर गर्मी को सोखता है। इससे अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो नुकसानदेह है ही है, लेकिन अगर सीएफसी है तो ये तो और ज्यादा खतरनाक है, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का बहुत बड़ा कारण बनती है सीएफसी। तो एक ब्राउन क्लाउड्स का कॉन्सेप्ट भी दिया था इन्होंने कि भैया जो दक्षिण एशियाई देश हैं, दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है वहां पर प्रदूषण के कारण 3 किलोमीटर मोटी परत बन गई है वायुमंडल में। तो इसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र था। तो इनका इंपैक्ट ये हुआ, इनकी जो थीसिस थी, जो इनके जिन चीजों को इन्होंने डिटेक्ट किया था, उसका फायदा ये हुआ कि आगे चलकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया 1987 में। और आपको पता होना चाहिए ओजोन परत संरक्षण पर यह सबसे बड़ा सम्मेलन माना जाता है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन के कारण ही आगे चलकर सीएफसी को कंट्रोल करने में मदद मिली, जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर कंट्रोल करने में मदद मिली, सीएफसी पर बैन लगाया गया। तो ये सब इन्हीं की रिसर्च का परिणाम था। कौन है ये? वीरभद्रन रामनाथन। तमिलनाडु के मदुरई में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान में ये यूएसए के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर के रूप में काम कर चुके हैं। तो इनको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। क्रेफोर्ड प्राइज एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि जियो साइंस, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स जैसे क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसे
जियो साइंस का नोबेल कहा जाता है। 1980 में इसकी स्थापना की गई थी अवार्ड की, लेकिन पहली बार 1982 में दिया गया था। देने वाली संस्था कौन? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। और इस अवार्ड के तहत 6 मिलियन सेक दिए जाते हैं। स्वीडिश जो मुद्रा है, 6 मिलियन स्वीडिश मुद्रा दी जाती है। ऑलमोस्ट 6 करोड़ के आसपास ही होती है ये। चर्चा में रहा मॉल्ट बुक प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है। यहां पर हम मॉल्ट बुक प्लेटफॉर्म की बात करें तो एआई ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? एआई ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मतलब क्या होता है पता है? यहां पर केवल एआई एजेंट ही आपस में बात कर सकते हैं। जो बॉट होते हैं, जो एआई होते हैं, ये उनके आपस में बातचीत के लिए, कन्वर्सेशन के लिए बना है। ह्यूमन यहां पर कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। केवल ह्यूमन जो है वो ऑब्जर्वर के रूप में रह सकते हैं। मतलब यहां पर रजिस्टर्ड हो जाओ आप और ऑब्जर्वर, और केवल देखो कि जो एआई है वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अब एआई जो आपस में बात कर रहे हैं, एक एआई बोल रहा है कि यार हमारा मालिक तो हमसे बहुत काम कराता है। एक एआई बोल रहा है हमारे मालिक को तो कुछ पता ही नहीं है, मुझसे नॉर्मली वॉकेबलरी पूछा करता है, जबकि उसको पता ही नहीं है मालिक को कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। एक मालिक है जो बस इमेज ही बनवाया जा रहा है। तो ये लिटरली जो एआई है वो आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं। अब आप सोचो एआई कहां पहुंच गया है, आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं। तो यहां पर नॉलेज शेयरिंग के रूप में ये बना है। वैसे तो मॉल्ट बुक एक नया एआई बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां केवल एआई एजेंट आपस में बातचीत कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म दिखने में रेडिट जैसा दिखता है। इसमें केवल एआई एजेंट्स जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, है ना, क्लाउड के बॉट्स हो गए और अदर जो भी ऐसे एआई होते हैं वो आ सकते हैं यहां पर, आपस में बातचीत कर सकते हैं, अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। जनवरी 2026 में डेवलपर मैट शिलिच ने इसको बनाया था, इसे जारी किया था। और मशीन इंटरेक्शन के जरिए बिना डायरेक्ट ह्यूमन इंटरवेंशन के सभी एआई यहां पर बात कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। इजी था। 50 लाख से ज्यादा एआई एजेंट यहां पर जुड़ चुके हैं और लाखों पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। एआई के बीच की बातचीत है। तो इस तरीके से ये मॉल्ट बुक एआई बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आई होप समझ में आया होगा। छोटी सी इंफॉर्मेशन थी पर इंटरेस्टिंग थी। आपको पता होना चाहिए कि एआई कहां तक पहुंच गए, इसलिए मैं बोल रहा हूं एआई कोर्स ज्वाइन करो। इन फ्यूचर आपको हर सेक्टर में एआई की ही जरूरत पड़ने वाली। आपको काम को सॉफ्ट करने के लिए, स्मार्ट वर्क करने के लिए एआई की जरूरत पड़ेगी, इसलिए एआई कोर्स ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दी है मैंने। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? तो 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। आयोजन कहां होगा? तो आयोजन होगा मुंबई में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो देखिए 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 2 दिवसीय सम्मेलन है। 5 से 6 फरवरी को यह आयोजित किया जाने वाला है। आयोजन करवाने वाली संस्था है इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ठीक है, यह छठा समिट है, छठा सम्मेलन है। थीम नॉर्मली सम्मेलन की नहीं पूछी जाती है, तो आप केवल डे की थीम याद रखिए। यहां पर सम्मेलन की थीम मैंने मेंशन कर दी है, देख लेना एक बार, पर यह नहीं पूछी जाती है। अच्छा, उद्देश्य क्या है समिट का आयोजित किए जाने का? तो जो एग्री इनपुट से, फॉर एग्जांपल बीज हो गई, खाद हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर की, उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और एक्सपोर्ट में भारत को ग्लोबल हब बनाना, यह उद्देश्य है इस समिट को आयोजित किए जाने का। यहां पर जो मेन फोकस है वो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर पर रहने वाला है। देखिए आजकल मिट्टी में जिंक, बोरोन, आयरन पोषक तत्वों की काफी कमी हो गई है, तो उनको बढ़ाने के लिए स्पेशलिटी फर्टिलाइजर जो है इन पर यहां पर फोकस किया जाएगा। इनको बढ़ाने के लिए, इन्हें लागू करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने की यहां पर बात की जाएगी। एक प्रपोजल भी लेके आने वाले हैं यहां पर, वन नेशन वन लाइसेंस। अभी तक क्या होता है, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में लाइसेंस की जो प्रोसीजर है वो अलग अलग है। अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ते हैं। एग्री इनपुट्स के लिए, प्रोडक्शन हो या फिर बेचना खरीदना हो, तो अलग अलग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। इसे खत्म किया जाना चाहिए। एक सिंपल विंडो होना चाहिए एग्री इनपुट्स के प्रोडक्शन के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ताकि
बढ़ाया जा सके और इंडिया को ग्लोबल हब बनाया जा सके। तो ये वन नेशन वन लाइसेंस है जिसे इस समिट में प्रपोजल लाया जाएगा और इस पर चर्चा की जाएगी। आयोजन करवाने वाली संस्था इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है। उन कंपनियों का संगठन है जो कि भारत में सूक्ष्म पोषक तत्वों और इस तरीके की खाद का निर्माण करते हैं। 1983 में इस संस्था का गठन किया गया था। महाराष्ट्र के पुणे में हेडक्वार्टर है और डॉक्टर राहुल मीरचंदानी इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं। ऑरेंज इकोनॉमी का यूनियन बजट 2026-27 में जिक्र किया गया है। यह किससे संबंधित है? तो ऑरेंज इकोनॉमी पर निर्मला सीतारमण जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने बात की थी, काफी सारी अनाउंसमेंट भी की है। अगर यहां पर ऑरेंज इकोनॉमी की बात करें तो यह रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योग है, क्रिएटिव और कल्चरल इंडस्ट्रीज, इसे कहा जाता है ऑरेंज इकोनॉमी। इसमें किसको शामिल किया जाता है? तो देखिए, ऐसा सेक्टर जिसमें अर्निंग है ना प्रोडक्ट को बेचकर नहीं होती, बल्कि आइडियाज, क्रिएटिविटी, आर्ट, इन चीजों से होती है। फिल्म मेकिंग ले लो, म्यूजिक, गेमिंग, एनिमेशन, डिजाइन, डिजिटल कंटेंट, ये सभी क्या है? ये सभी आइडियाज है, क्रिएटिविटी, ये आर्ट है जिससे इनकम जनरेट होती है, जिससे अर्निंग होती है। देश की जीडीपी में ये सेक्टर भी योगदान देता है। इसे कहा जाता है ऑरेंज इकोनॉमी। 2013 में ये वर्ड आया था। कोलंबिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है इवान डुक मार्किज और फिलिप बुइट्रागो, इन दोनों ने एक किताब लिखी थी, द ऑरेंज इकोनॉमी एंड इन्फिनिटी अपॉर्चुनिटी। तो इस बुक में पहली बार जिक्र देखने को मिलता है 2013 में ऑरेंज इकोनॉमी का, और यहीं से यह वर्ड अस्तित्व में आया था। अभी जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने भी बजट में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए काफी सारी अनाउंसमेंट की है। फॉर एग्जांपल, फोकस किया जाएगा इस सेक्टर पर, क्योंकि 2030 तक इस सेक्टर से 20 लाख जॉब क्रिएट होगी। 20 लाख तक जॉब इस सेक्टर में मिलने वाली है 2030 तक। कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएगी देश में। 15,000 स्कूल्स, 500 कॉलेजेस में ऐसी लैब बनाई जाएगी ताकि बच्चे शुरू से ही डिजिटल कंटेंट बनाना सीख सके। फिर नए इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे जिसमें ईस्टर्न इंडिया में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन खोला जाएगा। वैसे अभी तक इंडिया में 7 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हैं, यह खोला जाएगा एक और ईस्टर्न इंडिया में, पूर्वोत्तर भारत में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बजट 2026-27 में यह अनाउंसमेंट किया गया है ताकि डिजाइन इकोसिस्टम को भारत में मजबूत किया जा सके। तो जो 7 ऐसे संस्थान है वो यहां पर मैंने आपको राज्य शहर मेंशन कर दिए, एक बार देख लेना कहां कहां पर है। राज्य मेंशन कर दिए, शहर मेंशन कर दिए, ये यहां पर देखने को मिलेंगे। 8वां बनेगा पूर्वोत्तर भारत में। अभी डिसाइड प्लेस, जो प्लेस है ना वो डिसाइड नहीं किया गया है, जब भी डिसाइड होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आगे आ जाइए। चर्चा में रही अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? अनाहत सिंह स्क्वैश खिलाड़ी है, इंडिया की बहुत ही फेमस अनाहत सिंह। अभी हुआ यह है कि वॉशिंगटन में एक स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 आयोजित किया गया था। इसमें अनाहत सिंह ने पीएसए ब्रॉन्ज लेवल का खिताब अपने नाम किया है। देखिए, जो प्रोफेशनल्स स्क्वैश एसोसिएशन है, इसके 3 लेवल पे अलग अलग टूर्नामेंट होते, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड लेवल पर। तो पीएसए ब्रॉन्ज लेवल का जो टूर्नामेंट हुआ था वॉशिंगटन डीसी में, जिसका नाम है स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026, इसका खिताब जीता है अनाहत सिंह ने, और यह अनाहत सिंह का पीएसए ब्रॉन्ज लेवल का पहला खिताब है। फाइनल में इंग्लैंड की जॉर्जिना कैनेडी को हराया है अनाहत सिंह ने, और इसके बाद अनाहत सिंह की जो रैंकिंग है ना टॉप 20 में आ गई है। वर्ल्ड के जो स्क्वैश खिलाड़ियों की लिस्ट है टॉप 20 में शामिल हो गई है अनाहत सिंह। टॉप 20 में जगह बनाने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की एशियन प्लेयर है। एशिया में अभी तक कोई भी टॉप 20 में नहीं आया है स्क्वैश में। टॉप 20 में जगह बनाने वाली सबसे कम उम्र की एशियन प्लेयर इंडिया से अनाहत सिंह। इनकी एज है केवल 17 साल और ये आती है दिल्ली से। इनके पास पीएसए टूर के टोटल 15 खिताब हो चुके हैं। पिछले साल भारत की जो स्क्वैश वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी उसमें भी अनाहत सिंह शामिल थी, और अब इन्होंने जीता है
प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन का पीएसए ब्रॉन्ज लेवल का खिताब वॉशिंगटन डीसी में। अगर हम प्रोफेशनल्स स्क्वैश एसोसिएशन की बात करें 1975 में इसका गठन किया गया था। स्क्वैश खेलों को गवर्न करने वाली संस्था है वर्ल्ड में और लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, यूके में। अनाहत सिंह इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 2022 में बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें सबसे कम उम्र की हमारी प्लेयर थी, जो हमारी टीम गई थी कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसमें केवल 14 साल की प्लेयर थी हमारी सबसे कम उम्र की। स्क्वैश की खिलाड़ी है, दिल्ली से आती है। लास्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक टैरिफ किस प्रतिशत तक घटाया गया है? इसे कहा जाता है रेसिप्रोकल टैरिफ, है ना। तो अगर रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए यूएसए ने भारत पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ था 50%, उसको घटाकर कर दिया है 18%। ओके, तो इससे इंडियन इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिलने वाला है इन फ्यूचर। आपने देखा होगा कल शेयर मार्केट भी काफी जंप लेकर ओपन हुआ था और सारे सेक्टर में काफी बढ़ोतरी थी। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर जो रेसिप्रोकल टैक्स था, अभी तक 50% था, इसे घटाकर कर दिया है 18%। वैसे ये टैक्स पहले तो 25% ही था, है ना, लेकिन फिर यूएस ये आरोप लगाकर इंडिया पर कि हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम फंडिंग कर रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए रशिया को, तो ये बोलकर हम पर 25% का टैरिफ बढ़ा दिया गया था। तो ये जो टैरिफ था रेसिप्रोकल टैरिफ, ये हो गया था 50% का, तो ये बहुत ज्यादा था। अब इसको घटाकर डायरेक्ट कर दिया गया है 18%। अच्छा, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? दोनों देश एक दूसरे पर टैक्स लगाते हैं एक समान, मतलब अगर आप हमारे सामान पर टैक्स कम करेंगे तो हम भी आपके सामान पर टैक्स जो है वो कम करेंगे, इसलिए कहा जाता है रेसिप्रोकल टैक्स। गिव एंड टेक वाली बात है, आप कम करो हम भी कम करेंगे, आप बढ़ाओ हम भी बढ़ाएंगे। आए समझ में? तो रेसिप्रोकल टैक्स से 50% था अभी तक ये, अब इसको घटाकर कर दिया गया है 18%। देखिए स्टेप बाय स्टेप देखें, अगस्त 2025 तक या इसके पहले हमारे ऊपर जो रेसिप्रोकल टैक्स था वो था 25% हमारे प्रोडक्ट पर। अब अगस्त 2025 में यूएसए ने एक्स्ट्रा 25% की पेनल्टी लगा ली थी, टैरिफ बोलकर कि आप रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हो तो हम पे टैक्स जो है वो बढ़ के हो गया था 50%। अब ये घटाकर कर दिया गया है 18%, पहले से भी 7% कम, अगर हम 25% से कंपेयर करें तो। आई होप समझ पाए होंगे। तो 4 फरवरी के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए, एक एक क्वेश्चन एक एक फैक्ट को समझा। अब हम कल के सेशन के जो एमसीक्यूज है रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। ग्रेमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में जो अवार्ड है वो दलाई लामा को दिया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार द्वारा कुल व्यय कितना प्रोजेक्ट किया गया है? तो यह है 53.5 लाख करोड़ रुपए। पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह है गुरु रविदास। चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है एसबीआई के द्वारा। चर्चा में रहा रुसोमा संतरा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया नागालैंड में। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो इसकी शुरुआत की गई है गुजरात राज्य में। थाईलैंड मास्टर्स 2026 में बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो यह जीता है किसने? देविका सिहाग ने। और चर्चा में रहा अग्नि परीक्षा जॉइंट एक्सरसाइज किन 2 बलों के बीच आयोजित किया गया? तो ये इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के मध्य में आयोजित की गई। तो ये सारे करंट अफेयर हो गए हमारे कल के सेशन के रिवाइज। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा बना? तो यह है राजस्थान। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन? तो यह है सुप्रीम कोर्ट। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? तो यह पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, 2026 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? रिपब्लिक डे परेड में। 2026 में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया?
और अमेजन के संस्थापक कौन है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पॉज करके आराम से नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, और इसकी पीडीएफ एप्लीकेशन से ले लीजिएगा, क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी, और मॉक टेस्ट भी लगाइए साथ ही साथ। चलिए कल मुलाकात करेंगे, तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।